चलिए आज बात करते हैं नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की प्रकृति। संगठन की प्रकृति को मुख्यतः दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोसेस, और दूसरा है आपका स्ट्रक्चर, ढांचा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं हम इसको। संगठन की प्रकृति को समझने के लिए इसको दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला, संगठन एक प्रक्रिया है। दूसरा, संगठन संबंधों का ढांचा है ना। ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। तो यहां पर हम बात करते हैं, संगठन जो है ये व्यक्तियों का एक तंत्र होता है जिसकी स्थापना निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। संगठन की प्रकृति जो है इसकी विवेचना के लिए, सरल करने के लिए इसको हम दो भागों में विभाजित कर रहे हैं। एक तो ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोसेस, पहले हम इसकी बात करते हैं। प्रक्रिया, संगठन जो है ये एक प्रक्रिया है। ठीक, संगठन एक प्रक्रिया कैसे है, तो इसमें हम ये देखते हैं संगठन को बहुत से अर्थशास्त्री, प्रबंध शास्त्रियों ने इसको प्रक्रिया के रूप में माना। संगठन प्रक्रिया के अंतर्गत जो आवश्यक क्रियाओं की पहचान की जाती है, विभिन्न क्रियाओं को उसकी समानता के आधार पर कुछ समूहों में बांटा जाता है। योग्य और कुशल व्यक्तियों को चुनकर उन्हें कार्यों को सौंपा जाता है। व्यक्तियों को उपयुक्त अधिकार सौंपे जाते हैं ताकि वह कार्यों को सुचारू रूप से या कुशलता पूर्वक से संपन्न कर सके। कर्मचारियों के बीच आपसी संबंधों का निर्माण किया जा सकता है। संगठन प्रक्रिया के फलस्वरूप जो विभिन्न पोजीशंस होते हैं, पद व पदाधिकारियों के बीच कार्यों और संबंधों को एक पद अनुक्रमता का विकास होता है। इसमें पीटर ड्रकर ने संगठन की प्रक्रिया के लिए तीन मुख्य बातें बताई। एक तो कार्य विश्लेषण, ठीक है। दूसरा, निर्णय विश्लेषण। तीसरा, कार्य विश्लेषण, निर्णय विश्लेषण, और तीसरा है ये तीन बात। ठीक है, एक्टिविटी एनालिसिस, डिसीजन एनालिसिस, रिलेशन एनालिसिस। ठीक है, अब कौन से निर्णय उपयुक्त हैं तथा कर्मचारियों के बीच आपसी संबंध क्या होंगे। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि संगठन करना एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया के रूप में संगठन एक गतिशील तत्व है क्योंकि संगठन का उन परिस्थितियों और आवश्यकताओं के साथ वह बदलता रहता है। कर्मचारियों के दायित्व में हेरफेर किया जाता है। संगठन की संप्रेषण व्यवस्था को आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है और नवीन परिस्थितियों के अनुसार, नए परिस्थितियों के अनुसार कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है, उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है और उसके अनुसार से वह कार्य को कर सके। संगठन प्रक्रिया के जो तत्व हैं या आवश्यक कदम है, एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस हम कहें तो इसको हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के अंतर्गत। इसमें जो विभिन्न प्रबंध शास्त्री हैं, इन्होंने इनके विभिन्न तत्वों का वर्णन किया है।
जैसे कि उद्देश्य है समूह सदस्यता है, उचित कार्य विभाजन, भौतिक साधन, नीतियां एवं कार्यविधियां। अर्थात संगठन की प्रक्रिया के चरणों में हम संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित करना, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्रियाओं को निर्धारित करना, क्रियाओं को अंकित करना, उनका वर्गीकरण करना, क्रियाओं का समूहीकरण ग्रुपिंग करना, प्रत्येक समूह को उनके चेयरमैन के आधार पर के मध्य से क्रियाओं को करने के लिए अधिकार प्रदान करना, समय समय पर इन समूहों के कार्यों का प्रशिक्षण करना, यह देखना कि वे निर्धारित योजना के अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नीति और योजनाओं का निर्माण करना, मोर्चाबंदी करना, यानी कि व्यू रचना, फ्रेमवर्क तैयार करना। तो सार रूप में संगठन प्रक्रिया में हम कुछ तत्वों को शामिल कर सकते हैं, जैसे कि इसमें प्रक्रिया ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इज ए प्रोसेस। संगठन के प्रक्रिया है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इज ए प्रोसेस, ठीक है। अब हम इसके तत्वों की बात करते हैं, एलिमेंट्स की बात करते हैं। एलिमेंट्स में हम संगठन की प्रक्रिया जो है, इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से शामिल कर सकते हैं या स्टेप चरण को शामिल कर सकते हैं, जिससे कि संगठन निर्माण की क्रमिक अवस्थाएं हैं उसको श्रम विभाजन, डेविएशन ऑफ लेबर, स्थापना, सर आवाज कट कट के आ रहा है। संबंध स्थापना। अभी हम एक एक पॉइंटों को लेते चले जाएंगे। संगठन का उद्देश्य, इसको मैं पॉइंट वाइज कर रहा हूं, जो मैंने आपको बताया इसी को पॉइंट वाइज आपको स्टडी करने के दृष्टिकोण से इसको सॉर्ट आउट कर सकें। संगठन का उद्देश्य, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन, कुशल कर्मचारियों का चुनाव, selection of efficient employees। नेक्स्ट लेते हैं समन्वय, कोऑर्डिनेशन। समन्वय, कोऑर्डिनेशन, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो ये हम 7 पॉइंट ले रहे हैं। प्रक्रिया के एलिमेंट्स, संगठन एक प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया है तो कैसे, उसमें हम किन अवस्थाओं को, किन चरणों को, स्टेप्स को हम ले सकते हैं। पहले तो जैसे कि श्रम विभाजन है ना, डेविएशन ऑफ लेबर। तो श्रम अवस्था कार्य विभाजन संगठन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है, एक विवेकशील कार्य होता है। किसी भी समूह के प्रयासों को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसके श्रम का विभाजन किया जाए।
जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति उसी कार्य को करे जिसके लिए उसको नियुक्त किया गया है, या ये कहा जाए कि जो उसके योग्य है। जिस कार्य को जो व्यक्ति कर रहा है वह उस कार्य को करने के लिए एलिजिबल हो, तो उसके रिजल्ट भी सही आएंगे। तो इस प्रकार इसमें जो डिवीजन ऑफ लेबर है, इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य को सौंपा जाना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति कार्य कुशलता को बढ़ा सके, अच्छे से कार्य को कर सके और उससे रिजल्ट भी सही तरीके से प्राप्त हो सके। तो साथ ही ये तत्व जो है कार्यों को दोहराव को भी रोकता है। कार्य विभाजन कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर दिया जाता है। तो डिविएशन ऑफ लेबर जो है, यानी कार्यों का विभाजन, ये कार्य को करने के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। जिस कर्मचारी की जिस चीज पर इंटरेस्ट ज्यादा है, यदि उसको वही कार्य को सौंप दिया जाए तो वह उस कार्य को लगन से और सही तरीके से और रिजल्ट ओरिएंटेड होगा वह कार्य, और समय पूर्व वह पूर्ण भी होगा। दूसरी बात हम बात करते हैं संबंध स्थापना की, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप। तो इसके अनुसार से संस्था के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न विभागों के मध्य जो डिपार्टमेंटल होते हैं, संस्थाएं होती हैं, तो उसमें विभिन्न डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि फाइनेंस का हो गया, स्टॉक का हो गया, परचेज का हो गया, सेल का हो गया, एचआरडी का हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से विभिन्न विभाग होते हैं। तो विभागों को उनको निर्धारित किया जाता है, और संबंधों का निर्धारण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि विभिन्न स्तरों के माध्यम से उसमें संदेश वाहन का कार्य बिना किसी रुकावट से वह सुचारू रूप से चलता रहे। तो इसमें कोरिलेशनशिप होनी चाहिए, रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, सब विभागों की एक दूसरे विभाग की आपसी संबंध जो है वह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हम बात करते हैं अधिकार स्रोत की, रिसोर्सेज ऑफ अथॉरिटी। तो अथॉरिटी जो है, अधिकार सत्ता, इसका स्रोत जो है संगठन के अनेक प्रमुख तत्व होते हैं। इसके अंतर्गत यह तय करना होता है कि कौन व्यक्ति किससे आदेश लेगा, यानी कि ऑर्डर वह किससे लेता है, और किसको वह ऑर्डर दे सकता है। ऑर्डर लेना और ऑर्डर देना, ये दो महत्वपूर्ण बात है। तो चूंकि हम ये देखते हैं कि अधिकार के साथ दायित्वों का भी होना होता है, दायित्वों का भी विभाजन होता है, अतः अधिकार सत्ता जो है इसके स्रोत, इसके रूप में विभिन्न स्तरों पर कार्यरत व्यक्तियों का अधिकार हस्तांतरण कर उनका दायित्व भी निर्धारित करना होता है, जिससे कि संगठन जो है वह मजबूत हो सके। तो हम कहते हैं कि जहां पर आपके अधिकार हैं वहां पर आपके दायित्व भी बनते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं संगठन का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिससे कि उचित प्रयास के बाद किया जा सके। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्तरों व क्रियाओं में प्रभावशाली समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। अर्थात ऑब्जेक्टिव जो है ये तो बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी संस्था के लिए। तो जो ऑब्जेक्ट्स है उसको अचीव करने के लिए, जो गोल पोस्ट है उसको प्राप्त करने के लिए उचित तरीके से उसमें निर्णय होने चाहिए, और जो वर्किंग है, कार्यशील जो हो रहा है, कार्य किए जा रहे हैं, वह प्रभावशाली होने चाहिए। संगठन के उद्देश्य जो है स्पष्ट रूप से यहाँ पर निर्धारित होना चाहिए कि जिससे ऑब्जेक्ट को प्राप्त किया जा सके, यानी जिन उद्देश्यों को लेकर कार्य किए जा रहे हैं उन उद्देश्यों को आसानी से रूप से प्राप्त किए जा सके। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं प्रबंधन में कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, और हमारे सामान्य जीवन में भी कम्युनिकेशन काफी महत्वपूर्ण होता है। तो हम ये कहें कि प्रत्येक जो संगठन है उसमें प्रभावशाली संरचना व्यवस्था होना बहुत ही आवश्यक होता है। कम्युनिकेशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और संदेश वाहन की व्यवस्था जो है प्रत्येक स्तर पर होनी चाहिए, ताकि आदेश, निर्देश या फिर आवेदन है, सुझाव है ना, ये निर्बाध गति से, माने बिना किसी रुकावट से उसके आदान प्रदान, लेन देन होते रहना चाहिए। तो ये समय, यह तत्व जो है, ये एलिमेंट्स आपके कोऑर्डिनेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए ये एक आधार होता है जिसको नियंत्रण के द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं कुशल कर्मचारियों का चुनाव। कुशल कर्मचारियों का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ एफिशिएंट एम्प्लॉय। तो किसी भी संस्था के कुशल कर्मचारी उस संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। कोई भी संस्था है, उसके कुशल कर्मचारी जो होंगे, यानी कि जो प्रशिक्षित, जिनको ट्रेनिंग प्राप्त है, जो ट्रेनिंग कर चुके हैं, एलिजिबल कैंडिडेट जो कहा जाता है, तो कर्मचारी काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम ये कहें कि किसी भी संस्था के जो कुशल कर्मचारी हैं, तो प्राप्त करने में कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए, जिससे कि और लास्ट हम आते हैं समन्वय। जब तक के स्थापित नहीं होता तब तक के लिए अच्छा माना, यानी जब की जाती है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये कार्य को सौंपना या कर्मचारियों को वर्क जो है वह प्रदान कर दीजिए, तो ये यहाँ पर ठीक महत्व, बल्कि उनमें स्थापित होने कोऑर्डिनेशन होना, यानी कि जो कार्य विभाग है उनका समन्वय स्थापित करना यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो इस कुशल संगठन जो है जिसमें सभी व्यक्ति एक दूसरे को सहयोग देते हैं, करते हैं, सहयोग करते हुए संगठन की ओर, तो इसे हम कह सकते हैं कि संगठन है के रूप में है और इसका ओके। ये तो करते हैं संगठन की प्रकृति के अंतर्गत। दूसरी मुख्य बिंदु संगठन संबंधों का ढांचा है। संगठन संबंधों का ढांचा है। ये दूसरे पॉइंट पर हमारा ओके। ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। तो संगठन संबंधों का ढांचा है, ढांचा यानी कि एक स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क, ठीक है। तो संगठन में विभिन्न अधिकारी, माने अब संगठन में क्या होते हैं आपके टॉप टू बॉटम, इसको हम 3 स्टेज पर बांटते हैं, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, ठीक है, ठीक है। आप ले सकते हो, निम्न स्तर के जो कर्मचारी हैं वो सभी तो अधिकारियों के आपसी संबंध, संपर्क, अधिकार, उत्तरदायित्व इसको स्पष्ट करता है। तो इस तरीके से ढांचे के अंतर्गत संस्था के प्रशासनिक संबंध स्थापित तथा उसको विकसित किए जाते हैं। तो संगठन एक ढांचे के रूप में प्रबंधकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संस्था में स्थिति, पोजीशन को स्पष्ट करता है और आपसी संबंधों को व्यक्त करता है। किसी भी संस्था में जब एक से अधिक व्यक्ति काम करते हैं तो उनके बीच पाए जाने वाले आपसी संबंध की समस्या
सामने आती हैं। जैसे कि उदाहरण दिया जाता है कि घर में बर्तन होंगे तो आवाज तो करेंगे ही। तो संस्था में भी जो कर्मचारी हैं, विभिन्न कर्मचारी होते हैं। जब एक से अधिक कर्मचारी होते हैं तो विभिन्न प्रकार की रिलेशनशिप जो है वह सामने आता है और अंतर संबंध भी होते हैं, जैसे कि विचारों में और जो है वह अलग अलग। तो अंतर संबंध जो है ये काफी अंतर महत्वपूर्ण होता है। अधिकार संबंध ऐसा महत्वपूर्ण तत्व है जो संगठन में लाइफ माने कि जीवन जो है वो फूंक देता है, विभागीय स्तर पर सामूहिक प्रयत्नों को प्रेरित करता है, उपक्रम में समन्वय स्थापित करता है, कोऑर्डिनेशन लाता है। तो इन संबंधों के आधार पर संगठन को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। अब इसको दो भागों में कैसे, रिलेशनशिप जो है इसको दो भागों में कैसे, एक तो होता है आपका औपचारिक संबंध, औपचारिक, और दूसरा अनौपचारिक। ओके, औपचारिक संबंध और दूसरा अनौपचारिक संबंध। हम बात करते हैं औपचारिक, तो हम ये कहेंगे संगठन, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन। ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पर हम बात करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की पहले। ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को हम लेते हैं। तो औपचारिक संगठन निर्माण संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस संगठन के अंतर्गत प्रत्येक प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर व्यक्तियों के कार्य क्षेत्र पर स्थित पोजीशंस, स्थितियां को निर्धारित करके उनके कार्यों, अधिकारियों, उत्तरदायित्वों, पारस्परिक संबंधों की सीमाओं को स्पष्ट करता है, उसकी व्याख्या करता है। इस प्रकार संगठन में प्रत्येक व्यक्ति निर्धारित पद्धतियां, नियमों, कार्यप्रणालियों और नीतियों का पालन करता है। कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। ऐसे संगठन में सत्ता का भारार्पण ऊपर से नीचे की ओर होता है, यानी कि आपके टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक आप ये कह सकते हैं ऊपर से नीचे की ओर आता है। इस संगठन को संगठन चार्ट या संगठन पुस्तिकाओं के द्वारा आसानी से जाना जा सकता है। तो औपचारिक संगठन सुपरिभाषित कार्यों की पद्धति है। प्रत्येक कार्य में अधिकार, उत्तरदायित्व और जवाबदेही का निश्चित मापदंड होता है। संपूर्ण चेतनापूर्वक इस प्रकार अभिकल्पित होता है कि उपक्रम के व्यक्ति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ मिलकर बहुत प्रभावशाली से कार्य कर सके। हम इसको दूसरे शब्दों में कहें, छोटे रूप में यदि हम कहें तो जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाओं को किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चेतनापूर्ण समन्वित किया जाता है तो ऐसे संगठन को औपचारिक संगठन कहते हैं। तो औपचारिक संगठन, यदि हम सार में कहें कि औपचारिक संगठन जो है कर्मचारियों के कार्यों, उसकी वर्किंग, उसकी अथॉरिटी, उनकी लॉयबिलिटी और रिलेशनशिप्स जो होते हैं, आपसी रिलेशनशिप, जो पारस्परिक संबंध को पहले से ही ये उच्च स्तरीय प्रबंध के द्वारा निश्चित कर दिया जाता है। अर्थात औपचारिक संगठन सोच समझकर तैयार किए जाते हैं, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है। इसमें प्रबंध के प्रत्येक स्तर विभिन्न व्यक्तियों के अधिकारों, कर्तव्यों, दायित्वों या उत्तरदायित्वों की स्पष्ट व्याख्या करता है, यानी कि ये सारी चीजें स्पष्ट होते हैं, क्लियर होता है और उसके लिए इसकी लिमिटेशन भी निर्धारित होती हैं। इसमें अधिकारों का भारार्पण ऊपर से नीचे की ओर होता है, यानी कि कार्यों का भारार्पण या उसको ट्रांसफर जो किए जाते हैं, जो राइट्स होते हैं और इनको ट्रांसफर जो किए जाते हैं, तो ये क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है। यानी कि आपके अधिकारी वर्ग से कर्मचारी वर्ग तक के, आप यूं सरल शब्दों में समझ सकते हैं
इसमें आदेश की एकता होती, यूनिटी ऑफ कमांड, यानी आदेशों की एकता का पालन किया जाता है। संगठन चार्ट या संगठन पुस्तिकाएं यानी कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एंड मैनुअल्स, इसके द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि इसको स्पष्ट किया जाता है। इसमें व्यक्तियों के संपूर्ण जो अभिव्यक्ति है इन पर्सनल होते हैं, अर्थात इसमें व्यक्तियों की भावनाओं तथा विचारों को महत्व नहीं दिया जाता किसी भी प्रकार से। यह श्रम विभाजन, डेविएशन ऑफ लेबर के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें सभी व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करते हैं। तो ये आपके औपचारिक संगठन की बात हुई। इसमें चार्टर बर्डन जो है औपचारिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेफिनेशन दिए हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्मल व्हेन द एक्टिविटीज ऑफ 2 or more persons are concerning coordinations toward a given objects। जो कि मैंने आपको बताया कि चार्टर्स जो हैं, इन्होंने कहा कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की क्रियाओं को किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चेतनापूर्ण समन्वित किया जाता है तो ऐसे संगठन को औपचारिक संगठन कहते हैं। ओके, क्लियर है? अब औपचारिक संगठन के जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो संगठन के निर्माण में प्रमुख तत्व जो हैं वो ह्यूमन होते हैं, मानव होते हैं, जिसका व्यवहार अनिश्चित होता है। अतः इसमें मार्गदर्शन की कुछ सिद्धांतों की आवश्यकता होती है, जैसे कि इसमें आदेश की एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, सोपान श्रृंखला का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्केल चेन, नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पेन ऑफ कंट्रोल, कार्य विभाजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेविएशन ऑफ वर्क। इसको आप लिखते जाएं, ठीक है? सिद्धांत नोट कर लेंगे, ठीक है? पहला मैंने बताया आपको आदेश की एकता, आदेश की एकता, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कंट्रोल, सोपान श्रृंखला, सोपानिक, सोपानिक श्रृंखला, प्रिंसिपल ऑफ स्कॉलर चेन, नियंत्रण के विस्तार, नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पेन ऑफ कंट्रोल, कार्य विभाजन का सिद्धांत, कार्य विभाजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क। ठीक है, ये 4 मुख्य आपके प्रिंसिपल्स हुए। आदेश की एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, प्रत्येक व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि वह किसके नीचे कार्य कर रहा है। उसको आदेश केवल एक अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए। उसे यह पता होना चाहिए कि उसे किसको रिपोर्ट करना है कार्यों के दौरान। सोपानिक श्रृंखला का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्कॉलर चेन, इस सिद्धांत के अनुसार संगठन में कार्य करने वाले सभी व्यक्ति ऊपर से नीचे तक एक क्रमबद्ध होते हैं, श्रृंखला में होते हैं और एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्पेन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत,
इस सिद्धांत के अनुसार एक अधिकारी के नीचे काम करने वाले अधीनस्थों की संख्या से होती है। इस सिद्धांत के अनुसार एक अधिकारी के नीचे 5 से 6 से अधिक व्यक्ति नहीं होना चाहिए, जिससे कि कार्य सुचारू रूप से हो सके। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य विभाजन का सिद्धांत। कार्य विभाजन औपचारिक संगठन का एक प्रमुख सिद्धांत होता है। इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण कार्य किया जा रहा है, यानी विभाजन होता है, जो है उसको विभाजित कर दिए जाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग कार्य दिए जाते हैं और उसके द्वारा स्पेशलाइजेशन जो होते हैं उसके बेनिफिट्स जो है वह मिलता है। और नॉमिनल कास्ट, जैसे कि मैंने बताया कि एक अच्छे प्रबंधक को ये जानकारी होना चाहिए कि उसके कर्मचारी जो हैं वह क्या कार्य कर सकते हैं, किस कार्य के लिए एलिजिबल है, कब, कौन, कहां, कैसे, किस तरीके से कार्य को कर सकता है। यदि कार्य का विभाजन जो है उनके टैलेंट के आधार पर, उनके एलिजिबिलिटी के आधार पर यदि पूरे किए जाएं, सौंपे जाएं, उनको दिए जाएं, तो इससे रिजल्ट भी अच्छा ही प्राप्त होगा। इसमें हम ये देखते हैं कि औपचारिक जो संबंध है, औपचारिक संबंध में आपसी मतभेदों की संभावना बहुत कम होती है। कार्यों का दोहराव नहीं होता, यानी रिपीटेशन नहीं होती। स्पेशलाइजेशंस का बेनिफिट मिलता है। ऑब्जेक्ट जो हैं उसको अचीव करने में काफी हेल्प होता है, यानी उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। पक्षपात की कमी की कम होने की संभावना होती है ना। तो कर्मचारियों की कुशलता को मापने का एक बहुत अच्छा साधन कह सकते हैं, आसान होता है उसकी एलिजिबिलिटी और उसके वर्क स्टाइल को देखने के लिए, क्योंकि कार्यों का अलग अलग विभाजन हुआ तो उसके अनुसार से कर्मचारियों का एनालिसिस हो जाता है, उनकी वर्किंग एनालिसिस हो जाती है। इसमें समन्वय तथा अधिकार को सौंपने में सुविधाएं होती हैं, कोऑर्डिनेशन करने में आसानी हो जाती है, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करने में आसानी हो जाती है। तो इस तरीके से ये इसके बेनिफिट्स हैं। अब हम इसमें डिसएडवांटेज की यदि हम बात करें तो इसमें क्या होता है, पहल शक्ति की कमी होती है। अर्थात क्या है, हम ये कहें कि इसका सबसे बड़ा दोष यह होता है कि मैकेनिकल कार्य इसमें किए जाते हैं तो मानव तत्व की अवहेलना होती है। अर्थात क्या होता है कि मशीनरी जो होती है उसको प्रायोरिटी बेस पर उससे कार्य होती है, जिसके कारण से कार्य करने वाले व्यक्तियों में पहले मैं करने वाली जो है अपनी इच्छा को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। कोऑर्डिनेशन करने में कठिनाई होती है, अर्थात कर्मचारियों में कई बार अनियमितता होती है, जिसके कारण से कई बार संगठन में कोऑर्डिनेशन स्थापित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो राइट्स देते हैं उस राइट्स के दुरुपयोग होने की भी संभावना होती है। जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों का मिसयूज भी हो सकता है ना। तो इस प्रकार से संगठन में अधिकारी अपने अधिकारों को अनावश्यक रूप से अपने ही हित में प्रयोग कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपके इसके नुकसान भी हैं, है ना। अब हम दूसरा बात करते हैं अनौपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन जो है, अनौपचारिक संगठन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इस संगठन का निर्माण संस्था के प्रबंधकों द्वारा नहीं किया जाता, इसे कर्मचारी द्वारा स्वयं विकसित किया जाता है। इस संगठन की स्थापना सोच समझकर या जानबूझकर नहीं की जाती, बल्कि आपसी संबंध, रुचि और समान हितों के कारण होता है। इस संगठन का निर्माण संस्था में कार्य करने वाले व्यक्तियों की प्रकृति और सामाजिक संबंधों के दायरे में होता है।
के आधार पर होता है। की स्थापना की आवश्यकता नहीं पड़ती। अनौपचारिक संगठन वह सामाजिक ढांचा है जिसका निर्माण व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। अनौपचारिक संगठन मानवीय अंतरक्रियाओं का वह समूह होता है जो स्वाभाविक तौर से लंबे समय तक साथ में रहने से उत्पन्न होता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज दैट नेटवर्किंग ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशंस which is not established or required by formal organization. Informal organization has been defined as any human group interactions that spontaneous and naturally over long period of time. Organization is informal where the aggregate interpersonal relationships are without consumes joint purpose. तो संगठन औपचारिक है जिसमें आपसी संबंध अनजाने में संयुक्त उद्देश्यों के लिए स्थापित हो जाते हैं। तो वास्तव में जीवन में ये देखा गया है कि जब एक ही विभाग में काम करने वाले या समान कार्य करने वाले एक ही भाषा, जाति, धर्म या एक ही स्थान पर रहने वाले व्यक्ति एक लंबे समय से एक ही स्थान पर आपस में मिलते जुलते हैं और कार्य करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसमें औपचारिक संबंध जो है वह स्थापित हो जाता है, जो कि बाद में अनौपचारिक संगठन का रूप धारण कर लेता है। तो ये अनौपचारिक संगठन हुआ। अनौपचारिक संगठन जो कि स्वतः उत्पन्न होता है, इस संगठन का निर्माण अपने आप ही हो जाता है। सामाजिक संगठन होते हैं जिसका निर्माण व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। संगठन प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर हो सकता है, ये पाया जाता है। संगठन में पाए जाने वाले संबंध लोचपूर्ण और परिवर्तनशील होते हैं। ये आपके विशेषताएं हैं अनौपचारिक संगठन का। संगठन को चार्टों के माध्यम से नहीं दिखाया जाता। संगठन का निर्माण आपसी संबंधों, रीति रिवाजों, स्वभाव, विचारों, आदतों इसके कारण होता है। इस संगठनों के अपने कुछ नियम परंपराएं होती हैं जो कि लिखित नहीं होती हैं, ओरली मौखिक होती हैं, फिर भी इनका पालन किया जाता है। ये संगठन औपचारिक संगठनों के पूरक होते हैं। यह संगठन अनिश्चित नहीं होते। तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के संगठन प्रत्येक संस्था के लिए आवश्यक है और प्रबंध को प्रभावशाली और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दोनों प्रकार के संगठनों का एकीकरण बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। आज के लिए यहीं तक। हम आगे औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के डिफरेंसेस को समझेंगे, इनके महत्वों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, संगठन के उद्देश्य और लक्ष्य इसके बारे में बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास है, तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।